students, this is part 4 of your chapter number 4, the Mughal Empire. In the previous video we have learned about Shah Jahan and the Aurangzeb. Now Aurangzeb's religious policy, इनकी religious policies कैसी हुआ करती थी। औरंगजेब कौन था? एक ऑर्थोडॉक्स था। किसका? मुस्लिम्स का। He led a simple and disciplined life and did not like ostensions. He was called जिंदा पीर और a living saint. इनको किसी भी तरह की एक्स्ट्रा जो कन्फ्यूजन्स होती हैं वो पसंद नहीं थी। सिंपल सेंट लाइफ जीना पसंद करते थे। He wanted to rule according to the Sharia. ये इस्लामिक लॉ शारिया के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को रन करते थे। He banned music in his court and stopped the consumption of alcohol and gambling. इन्होंने जो कोर्ट में म्यूज़िक प्ले किया जाता था उसको बैन किया। उसके अलावा इन्होंने कंजम्पशन जो अल्कोहल का कंजम्पशन था और गैम्बलिंग जो करते थे यानी कि जुआ, उसको इन्होंने बंद करवा दिया अपने कोर्ट में। ही गेव अप द अकबर्स पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। इसके बाद जो अकबर की पॉलिसी थी टॉलरेंस, उसको भी इन्होंने हटा दिया। रीइंट्रोड्यूस जिजिया विच वॉज बिटरली अपोज बाय द हिंदूज। इन्होंने जिजिया कर को वापस से स्टार्ट किया, यानी एक टैक्स था जो पे करना पड़ता था, जो कौन अपोज कर रहे थे? हिंदूज। औरंगजेब अलाउड डिक्रीज इन जिजिया कलेक्टेड इफ देयर वॉज अ क्रॉप फेलियर। ही ऑल्सो सस्पेंडेड जिजियाज इन द साउथ व्हेन ही वॉज एट वॉर विद द मराठा। सो जिजिया कर के अकॉर्डिंग ये होता था कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं यानी कि आप हिंदूज हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इन द बिगिनिंग ऑफ हिज रेन औरंगजेब फॉलोड द शारिया रूल ऑफ नॉट डिस्ट्रॉइंग ओल्ड टेम्पल्स। ही डिड नॉट अलाउ बिल्डिंग ऑफ न्यू टेम्पल्स। तो स्टार्टिंग में जो औरंगजेब का रूल था उस टाइम पे इनका मानना ये था, ये शारिया रूल के अकॉर्डिंग चलते थे और इनका मानना ये था कि जो टेम्पल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में इन्होंने खुद के ही रूल को ब्रेक किया। नाउ लेटर ही ऑर्डर्ड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स टू बी डिस्ट्रॉयड। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करवाया। ही ऑल्सो केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट्स विद द सिख्स व्हेन ही हैड देयर गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूटेड। इसके बाद इनको सिक्स से भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। सिक्स अंडर गुरु गोबिंद सिंह फॉर्म द खलसा मिलिट्री ब्रदरहुड एंड एंगेज्ड इन स्ट्रगल विद द मुगल्स। इसके बाद सिक्स ने एक खलसा फॉर्म किया और ये मिलिट्री ब्रदरहुड था एक तरह से, और ये किसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे? मुगल्स के अगेंस्ट। ही डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन विच हैड बीन स्टार्टेड बाय अकबर। जो प्रैक्टिस अकबर ने स्टार्ट करी थी झरोका दर्शन की, वो भी अब इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी थी। दो औरंगजेब डिस्करेज द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, ही हैव सेवरल वॉल्यूम्स सच एज अलामगीर नामा बाय मोहम्मद काजिम। क्योंकि औरंगजेब ने अपने टाइम पे हिस्ट्री को लिखना बंद करवा दिया था, फिर भी इनके कई ऐसी वॉल्यूम्स है जैसे कि अलामगीर नामा जो किसने लिखी है? मोहम्मद काजिम ने। फुतुहत ए अलामगिरी ये किसने लिखी? ईश्वर दास ने। मुंतखब उल लुबाब ये काफ़ी खान के थ्रू लिखी गई है विच गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज रेन। और इन्हीं वॉल्यूम्स को पढ़कर हमें क्या पता लगता है कि औरंगजेब के टाइम पे रूलिंग पीरियड किस तरह से हुआ करता था। नाउ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था? An efficient system of administration was introduced under the Mughals. It was a mixture of Central Asian and Indian traditions. एक अच्छा सिस्टम रन कर रहा था ड्यूरिंग द मुगल रूल, और ये किसका मिक्सचर था? सेंट्रल एशिया और इंडियन जो ट्रेडिशंस थे दोनों को मिलाकर रूल किया जा रहा था। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशंस वर लेट डाउन बाय अकबर। जो ज़्यादातर रूल्स थे वो किसने लेट डाउन किए थे? अकबर ने। और जो डिस्कस किए गए थे डिटेल में अबुल फजल के थ्रू। किस बुक में? उनकी एक बुक थी जिसका नाम था ऐन-ए अकबरी। द मुगल्स हैड अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, यानी कि जो किंग था वो सारे रूल्स बनाता था। वेयर द किंग कंट्रोल द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर गॉट रिड ऑफ द पावरफुल ऑफिस ऑफ वजीर एंड ऑफन कैप्ट दैट पोस्ट वीकेंड। और कई बार ये वजीर की पोस्ट को क्या रखते थे? वीकेंड रखते थे। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द वजीर अमंग सेवरल अदर ऑफिसेज। इन्होंने वजीर की यानी प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन थी उसको अलग अलग ऑफिसेज में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। द एम्परर वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इनकी हेल्प कौन करता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इंक्लूडेड द दीवान, जिसमें कौन कौन इंक्लूड होता था? द दीवान, द मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, द मीर बख्शी मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मीर सामन ये किसके इंचार्ज होते थे? सप्लाई के, सप्लाई डिपार्टमेंट के इंचार्ज को बोला जाता था मीर सामन। एंड द सदर, दिस पोस्ट वॉज लेटर अबॉलिश्ड बाय अकबर। और ये भी एक पोस्ट थी जिसको बाद में अबॉलिश कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था। एंड द मिनिस्टर ऑफ इन्फोर्सिंग द शायरिया। तो हर चीज़ के अलग अलग इन्होंने मिनिस्टर्स बना रखे थे जो किसको असिस्ट करते थे? एट द एंड किंग को असिस्ट करते थे। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड द सूबाज। इनको छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया था और उसको बोला जाता था सूबाज विच वॉज हेडेड बाय सूबेदार। तो हर प्रोविंस का जो हेड होता था उसको बोला जाता था सूबेदार। दीज सूबाज वर डिवाइडेड इंटू स्ट्रिक्ट। उसके बाद भी इनको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता था जिनको बोला जाता था सरकार्स। विच वर फर्दर, और इस डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड करते थे जिनको बोला जाता था पारगनाज। द टाउन्स वर एडमिनिस्ट्रेड बाय द कोटवाल्स। जिनको जो पुलिस कमांडर होते थे उनको हम बोलते थे कोटवाल्स।
दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, चेक वेट्स एंड मेजर्स। इनका काम था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना, जो वेट और मेजर्स है उनको चेक करना, एक रिकॉर्ड रखते थे ये कि किस तरह से वहाँ के जो लोग हैं उनकी लिविंग चल रही है। पुलिस स्टेशंस को बोला जाता था कोटवालीज, अ टर्म दैट इज स्टिल इन यूज टुडे, जिसको हम आज तक भी यूज कर रहे हैं। द मुगल आर्मी हैड इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट्स एंड आर्टिलरी। इनकी जो आर्मी होती थी उसमें हर तरह के एनिमल्स को यूज़ किया जाता था, एलिफेंट्स भी आर्मी में यूज़ किए जाते थे। अकबर ऑल्सो हैड अ नेवी विच वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। द एम्परर मेंटेन अ ग्रुप ऑफ ट्रेन बॉडी गार्ड्स एंड आर्म्ड पैलेस गार्ड्स। और ये अपने जो पैलेसेस होते थे उनमें क्या लगाते थे? गार्ड्स। मनसबदारी सिस्टम, अब मनसबदारी सिस्टम क्या था? इसको इंट्रोड्यूस किया था पहली बार अकबर ने। द टर्म मनसब मीन्स मिलिट्री रैंक। ये एक तरह की पोजीशन होती थी, रैंक होती थी जो ऑफर की जाती थी आपको कहाँ पे? मुगल गवर्नमेंट में। मनसबदार वॉज अ पर्सन, मनसबदार उस पर्सन को बोलते थे जिसके पास क्या होती थी? मनसब होती थी, यानी जो मनसब पोजीशन को हेल्ड करता था। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम, ये एक तरह का ग्रेडिंग सिस्टम था जो मुगल्स ने यूज़ किया था कि किसी भी पर्सन की रैंक, सैलरी और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड की जाएगी कि उसके पास कितने मनसब हैं। मनसबदार्स रैंक डिपेंडेड अपॉन जात एंड सवर। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता था कि जात और सवर। द जात फिक्स द पर्सन सैलरी एंड पर्सनल स्टेटस। जात को देखकर क्या फिक्स किया जाता था कि उस पर्सन की सैलरी कितनी होगी और उसका सोसाइटी में स्टेटस कितना रहेगा। वहीं सवर डिटरमाइन करते थे कि उस पर्सन को हॉर्सेस कितने दिए जाएंगे। द हायर द जात रैंक द बेटर वॉज द पोजिशन एंड द रैंकिंग ऑफ नोबल। जितनी ज़्यादा आपकी ज़ैत रहेगी उतनी ज़्यादा आपकी पोजीशन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, बेटर होगी। द मनसबदार्स हैड टू ब्रिंग देयर कैवलरी मैन फॉर अ रिव्यू, गेट दम रजिस्टर्ड एंड देयर हॉर्सेज ब्रांडेड। इसके बाद जो मनसबदार्स होते थे उनका मेन वर्क ये रहता था कि किसी भी पर्सन के पास कितने हॉर्सेज हैं उसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता था? मनसबदार्स। जो मनसबदार्स होते थे उनको प्रमोट भी किया जा सकता था या फिर डिमोट भी किया जा सकता था अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। और ये कौन करता था? एम्परर। हिज रैंक वॉज नॉट हेरिडेटरी। तो मनसबदार्स की रैंक हेरिडेटरी नहीं होती थी कि आपको फैमिली वाइज मिलेंगी ये पोजीशंस। अंडर द मुगल्स वेरियस डाइवर्स ग्रुप सच एज तुरानीज, ईरानीज, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठास, इन सबको भी रिक्रूट किया गया था मुगल एम्पायर के टाइम पे। द मनसबदार्स रिसीव देयर सैलरी इन द फॉर्म्स ऑफ जागीर। इनको किस फॉर्म में इनकी सैलरी मिलती थी? जागीर की फॉर्म में। दे हैड टू मेंटेन देयर हाउस होल्ड एंड ट्रूप्स विद द रेवेन्यू फ्रॉम देयर जागीर। जितनी इनको जागीर मिलती थी उसी में इनको अपना सारा खर्च निकालना होता था। जागीर्स वर ग्रांटेड परमानेंटली। ऑल्सो द मनसबदार्स डिड नॉट रिजाइड देयर जागीर्स, दे ओनली हैड द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम दैम। तो इनके पास क्या होता था कि ये अब जो हॉर्सेज होते थे, कैवलरी मैन होते थे, उनसे ये क्या कलेक्ट करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उस बेसिस पे अपना लाइवलीहुड चलाते थे। जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था मनसबदार्स के थ्रू, वो किससे कलेक्ट किया जाता था? बाय देयर सर्वेंट्स व्हाइल दे सर्व्ड इन सम पार्ट ऑफ एम्पायर। तो ये किसी और पार्ट में अपना जो वर्क कर रहे होते थे और वहीं पे इनके जो सर्वेंट्स होते थे वो इन दैट मनसब क्या कर रहे होते थे? रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे होते थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द जागीर्स वर carefully assessed and given so that revenue from a जागीर was almost equal to a मनसबदार सैलरी। तो अकबर के टाइम पे इस चीज़ को प्रॉपरली मेंटेन किया गया और देखा गया कि जो जागीर्स हैं वो अच्छे से असेस की जाती थी और बिल्कुल इक्वल होती थी मनसबदार की सैलरी के अकॉर्डिंग। द बाय औरंगजेब्स रेन द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द सम टू बी अवॉर्डेड। लेकिन सेम चीज़ कब उल्टी हो गई? औरंगजेब के टाइम पे। अब उनको बहुत कम रेवेन्यू मिलने लगा था। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स एज वेल। मनसबदार्स तो इंक्रीज हो रहे थे लेकिन उनकी सैलरी सेम टाइम पे कम होती जा रही थी। दिस अलॉन्ग विद सर्टेन अदर फैक्टर्स कॉज्ड अ शॉर्टेज ऑफ जागीर्स। एज अ रिजल्ट द मनसबदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज रेवेन्यू एज पॉसिबल फ्रॉम देयर जागीर्स कॉजिंग द पीजेंट्री मच डिस्ट्रेस। अब मनसबदार्स के पास और कोई लास्ट सोल्यूशन नहीं बचा था तो वो किससे कलेक्ट करते थे? अपना जितना पॉसिबल हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू होता था वो किससे कलेक्ट करते थे? फार्मर्स से। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब जितनी भी इनकम होती थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता था? मुगल एम्पायर के टाइम पे जो लैंड थी वो मेन सोर्स थी इनकम का। पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एराइट, द हेडमैन और बाय लोकल चिफ्टन। तो फार्मर्स को इन लैंड्स पे क्या करना पड़ता था? टैक्सेस पे करने पड़ते थे। दे वर टर्म जमींदार, और ये किसको पे करते थे? टू द जमींदार्स बाय द मुगल्स टू डिस्क्राइब द इंटरमीडियरीज। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर अकबर वॉज फ्रेम बाय राजा टोडरमल। अकबर के टाइम पे ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो किसने फॉर्म किया था? राजा टोडरमल ने, जो कौन थे? इनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे। दिस सिस्टम वॉज लार्जली बेस्ड ऑन शेरशाह सूरीज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये किससे इन्फ्लुएंस था? शेरशाह सूरी का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसी से इन्फ्लुएंस था। पीजेंट्स लैंड्स वर मेजर्ड एंड असेस्ड।
पीजेंट्स की यानी फार्मर्स की जो लैंड होती थी उनको मेजर किया जाता था, उनको असेस किया जाता था। अ केयरफुल सर्वे कि उस लैंड पे कितना क्रॉप यील्ड हो सकता है, क्या उसकी प्राइसेस रहेंगी और कितने एरिया में कल्टीवेशन किया जा रहा है, ये 10 साल का पहले से ही एस्टिमेशन करके रख लेते थे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, इसी डेटा के बेसिस पे टैक्स को फिक्स किया जाता था। द एवरेज प्रोड्यूस एंड प्राइस ऑफ दीज 10 years वॉज कैलकुलेटेड एंड द स्टेट शेयर वॉज फिक्सड अबाउट 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस, यानी जितना भी आप प्रोड्यूस करोगे तो उस चीज़ का 1/3 आपको क्या पे करना होता था, टैक्स पे करना होता था। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल एंड ईच सर्कल हैज़ इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर ईच क्रॉप। द सिस्टम ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन मेजरमेंट वॉज नोन एज जब्त। अब जो ये रेवेन्यू का सिस्टम था इसको जब्त के नाम से जाना जाता था, जिसमें हम 10 years का पहले से एस्टिमेशन कर लेते थे कि लैंड कैसी है और उस पर यील्ड कितना होगा और उसकी प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होगी। और इस चीज़ को जो ये एक एरिया होता था जिसमें हम रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उनको नाम दिया जाता था रेवेन्यू सर्कल्स। It was applied in regions where the Mughal administrators could survey the land and keep केयरफुल रिकॉर्ड्स। ये उस जगह अप्लाई किया जाता था जहाँ पे मुगल एम्परर्स क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। दिस वाज नॉट पॉसिबल, ये बंगाल और गुजरात में पॉसिबल नहीं था। खलीसा लैंड्स वर हेल्ड एंड मैनेज बाय स्टेट डायरेक्टली एंड द रेवेन्यू फ्रॉम देम वेंट टू द रॉयल ट्रेजरी। जो खलीसा लैंड्स थी वो किसके पास रहती थी, डायरेक्ट स्टेट के कंट्रोल में रहती थी और रेवेन्यू किसके पास जाता था, रॉयल ट्रेजरी में, यानी कि जो राजपूताना खजाना होता था उसमें ये जाता था। द जमींदार्स वर अ सेमी इंडिपेंडेंट लैंड होल्डिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द रिस्पेक्टिव एरिया। तो उस टाइम को कह सकते हैं कि हम जो मेन होल्डिंग अथॉरिटी थी वो किसके पास थी, जमींदार्स के पास ही थी। इन द जागीर एरियाज द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय जमींदार विद द हेल्प ऑफ विलेज ऑफिशियल्स। और जागीर एरियाज में कौन कलेक्ट करता था, जमींदार ही कलेक्ट करते थे, किसकी हेल्प के थ्रू, विलेज ऑफिशियल्स की हेल्प के थ्रू। इन सम एरियाज जमींदार्स गेन अ लॉट ऑफ पावर, और कई एरियाज में जमींदार्स ने बहुत ज़्यादा पावर भी गेन कर ली थी। तो ग्रेट मुगल जो थे, 6 मुगल रूलर्स के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा मुगल एम्पायर का। द मुगल एम्पायर हैड रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर द औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था, बट इट वाज आल्सो अंडर हिम दैट द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट। तो सेम टाइम पे मुगल एम्पायर टूटने भी लगा था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रॉट आउट बिटवीन हिज सन। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई और अब लड़ाई किसके बीच में थी, इनके बेटों के बीच में। सक्सेसर्स वर इनकेपेबल एंड इनएफिशिएंट। अब जो औरंगजेब के बेटे थे वो इनकेपेबल थे, उनमें इतनी एफिशिएंसी नहीं थी। तो नोबल्स बिकेम वेरी पावरफुल, तो वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी अब वो पावरफुल हो गई। द मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट एंड डिसअपियर्ड एज अर्ली एज 1739 एट द टाइम ऑफ नादिर शाह इन्वेजन। अब 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन यानी घुसपैठ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और उसी वजह से मुगल एम्पायर अब धीरे धीरे टूटने लगा था। बाय दिस टाइम द डिस्टेंट प्रोविंसेस जिनको हम सूबास के नाम से जानते थे, जैसे कि गुजरात, बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गए। पहले ये मुगल अथॉरिटी में आते थे लेकिन अब ये सेपरेटली वर्क कर रहे थे। द टाइटल ऑफ मुगल बादशाह लास्टेड टिल 1857। अब जो टाइटल्स थे, मुगल्स को बादशाह के नाम से आज भी जाना जा रहा था टिल 1857, लेकिन अब मुगल एम्पायर्स कोई भी नहीं थे। आफ्टर औरंगजेब डेथ, जो लेटर मुगल्स थे कुड नॉट होल्ड ऑन टू द एम्पायर क्रिएटेड बाय द ग्रेट मुगल्स। जो ग्रेट मुगल्स ने जो एम्पायर सेटअप किया था उनको लेटर मुगल्स अब उतना अच्छे से होल्ड नहीं कर पाए। द मुगल एम्पायर रिमेन्ड एन एम्पायर इन नेम ओनली, और ये सिर्फ एक नाम रह गया था, विद जस्ट अ स्मॉल एरिया अंडर इट्स कमांड। इन्वेजन बाय नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दली इन 18th century फर्दर वीकेंड द मुगल्स। और उसके बाद नादिर शाह और अहमद शाह अब्दली के इन्वेजन्स की वजह से 18th century में मुगल एम्पायर पूरी तरह से टूट चुका था, वीक हो चुका था। थैंक यू।